नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, एक महत्वपूर्ण कविता पर चर्चा होने वाली है, जो कि हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई है और जिसका शीर्षक है 15 अगस्त। तो जिसका शीर्षक 15 अगस्त है, अब आप ऐसे समझिए, ज़ाहिर-सी बात है, ये उस 15 अगस्त यानी उस आज़ादी की कहानी है, उस आज़ादी की कथा है, जो कई वर्षों की गुलामी के पश्चात हमें प्राप्त हुई थी। तो 15 अगस्त हिंदुस्तान में आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। भले ही आज आज़ादी को कितने भी वर्ष बीत गए हों, हर साल उतनी ही खुशी से, उतनी ही उल्लास के साथ में, उतनी ही एकता और राष्ट्रीयता की भावना से 15 अगस्त आज भी मनाया जाता है। तो ये जो कविता है, ये राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत है। इस कविता के भीतर एकता की भावना विद्यमान है। इस कविता के भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाने का भाव विद्यमान है। तो चलिए इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी, ताकि इस कविता से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, भले ही सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए या फिर इसका भावार्थ पूछा जाए या फिर इसकी मूल संवेदना पूछी जाए, तो आप हर तरह के प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो जाएँगे इसे एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात। तो चलिए बिना समय ज़ाये किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है, लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अचल का अर्थ होता है जो सदैव जलता रहे, यानी कभी ना बुझे। तो आज जीत की रात, यानी ये कविता जो है ऐसे समझिए तब लिखी गई है या फिर उस समय काल पर हमें लेकर जाती है जब हमें नई-नई आज़ादी मिली हुई है। तो माथुर जी कहते हैं कि आज जीत की रात, यानी अभी हमें आज़ादी मिली है, नई-नई आज़ादी मिली है। जो हमारा सोने का चिड़िया भारत देश है, वो अभी-अभी आज़ाद हुआ है। तो पहरुए का अर्थ होता है जो पहरा देने वाले लोग होते हैं, दरबान लोग होते हैं, अर्थात रक्षक होते हैं, देश की सीमाओं पर जा-जाकर या फिर देश की सीमाओं पर सदैव डट कर खड़े रहते हैं। दुश्मनों से, आताताइयों से, आस-पड़ोस के जो मुल्क हैं, उनसे देश को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो, इसका वो निरंतर 24 घंटे दिन-रात जागकर ध्यान रखते हैं। तो माथुर साहब कहते हैं कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। किस लिए सावधान रहना? क्योंकि अभी नई-नई आज़ादी मिली है, तो हो सकता कोई नज़र गड़ाए बैठा हो फिर से हमें गुलाम बनाने के लिए। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और हमें ये नहीं सोचना है कि हम आज़ाद हो गए हैं, तो हम एकदम से उस चीज़ को इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करने लगें कि कोई आकर फिर से हम पर हमला बोल दे और हमें अपना गुलाम बना ले। तो अभी हमें अपनी जो नई-नई आज़ादी मिली है, ऐसे समझिए कोई नया-नया बच्चा पैदा होता है तो उसका कितना रख-रखाव किया जाता है, कितना उसका ध्यान रखा जाता है। तो वैसे ही देश अभी नया-नया आज़ाद हुआ है, तो उसका और ज़्यादा रख-रखाव और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, यानी अभी देश की सीमाएँ खुली हुई हैं, हो सकता किसी भी समय कोई और मुल्क हम पर हमला कर दे, तो इसलिए हमें अचल दीपक यानी ऐसे दीपक के समान रहना है जो निरंतर जलता रहे, यानी चौबीसों घंटे दिन-रात एक-एक क्षण टकटकी लगाकर हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी है। दूसरा पैराग्राफ है, माथुर जी लिखते हैं, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी जाहिर सी बात है जब हमें इतने वर्षों की गुलामी के पश्चात अब आज़ादी मिली है, तो हमारे लिए हमारा भारत देश स्वर्ग बन गया है। वहाँ पर एकता का भाव आ गया है, लोगों में जो नैराश्य का भाव फैला हुआ था वो अब समाप्त हो गया है। लोगों के भीतर एक जीने की इच्छा आ गई है, उम्मीद आ गई है, एक उल्लास से भर गए हैं लोग। तो प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, यानी अभी ये मंजिल का छोर ही है, अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है, यानी अपने भारत देश को स्वतंत्रता की और यानी हमें अभी हमारे भारत देश को उस स्तर पर लेकर जाना है जब हम दूसरे देश से एकदम जब हम बड़े से बड़े विकासशील और विकसित देश के स्तर पर पहुंच जाएं। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम यानी कि भारत के युवा देश का निरंतर ध्यान रखेंगे, उसके लिए कुछ कर गुजरने की हमारे दिल में सदैव चाह रहेगी, तभी हम अपने देश को बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाम पर, उनके स्तर तक लेके जा सकते हैं। इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, यानी जो जनमंथन हमने किया है, कितने ही स्वतंत्रता सेनानी रहे और कितने ही ऐसे लोग रहे जिनका तो कभी नाम लाइमलाइट में आ ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया।
तो वही जो जनमंथन था, यानी हमारा साथ में आकर एकता का जो हमारा भाव था, उसने ही कहीं ना कहीं हमें ये आज़ादी दिलवाई है। तो इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर, यानी ये रत्न रूपी हिलोर है जिसके चलते हमें आज़ादी प्राप्त हो पाई है। तो हमें एकता का भाव अपने मन में सर्वत्र व्याप्त करके चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम पर अन्य मुल्क के लोग आक्रमण करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अगर हम में एकता का भाव सदैव विद्यमान रहेगा। तो अगला पैराग्राफ है, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को। जाहिर सी बात है, इतने वर्षों की गुलामी के पश्चात जब हम आज़ाद हुए हैं तो भी हमारे देश में संविधान बनेगा, हमारे देश में राजनेता नेता आदि मंत्री पद पर आरूढ़ होंगे, जो मतलब वादे दिए गए थे जनवासियों को कि अब हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा, यहाँ पर खुशहाली आएगी, हर्षोल्लास सदैव रहेगा। तो वहाँ तक पहुँचने में अभी समय है। तो उस स्तर पर पहुंचने में अभी समय लगेगा, तो उसके लिए हमें संयम बनाकर रखना है और अपने देश की निरंतर सुरक्षा में लगे रहना है। आगे लिखा है उन्होंने, ले युग की पतवार बने अम्बुध समान रहना। पतवार का अर्थ होता है जो नाव खेने के लिए एक लकड़ी का लंबा सा डंडा इस्तेमाल किया जाता है, तो पतवार उसे कहते हैं। और अम्बुद्धि का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र रूपी आक्रमण आदि हम पर होते रहते हैं, तो हमें एक पतवार के समान अपने देश की सदैव रक्षा करने में सक्षम और संकल्पित रहना होगा। यानी हमारे भीतर ये संकल्प सदैव रहना चाहिए कि हमें हर स्थिति में अपने देश की रक्षा करनी है। आगे लिखा है, विषम श्रृंखलाएं टूटी खुली समस्त दिशाएं। एक तो श्रृंखलाओं से यहाँ पर तात्पर्य निकल रहा है कि देश आज़ाद हुआ है, दूसरा हमारे हाथों में जो गुलामी की बेड़ियां हमें पहना दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, वो भी टूट गई हैं, उनसे भी हमें आज़ादी मिल गई है। तो देश भी आज़ाद हुआ है और हम भी आज़ाद हुए, यानी समस्त हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। आगे लिखा है, आज प्रवंचन बनकर चलती युगबंधिनी हवाएं। तो सबसे पहले तो देखिए प्रवंचन का क्या अर्थ होता है। प्रवंचन का अर्थ होता है जब कोई मतलब वायु जो है बहुत वेग से चलती है, प्रचंड वायु, उसके लिए प्रभंजन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग वंदनी हवाएं। यानी जो युगों युगों से हमारा देश, तो जाहिर सी बात है सोने की चिड़िया कहा जाता था जिसे, लेकिन मुस्लिम आताताइयों द्वारा इसको लूट लिया गया, मंदिर आदि के जो खजाने थे वो लूट लिए गए। लेकिन अब जो स्थिति है फिर से सुधरेगी, उस आशा का भाव निरंतर कवि के मन में विद्यमान रहता है और वो अपनी इस कविता के माध्यम से संपूर्ण जनमानस के उसके मनोमस्तिष्क में यह भाव, एक आशा का भाव, उम्मीद का भाव निरंतर जगा के रखना चाहता है। यही कवि का निरंतर प्रयास है इस कविता के माध्यम से। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, लिखा है, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। पुराने सिंहासन से यहाँ पर तात्पर्य है जो अंग्रेज आदि रहे हैं, उन्होंने किस तरह से मतलब हिंदुस्तानियों को उस स्थिति तक पहुंचा दिया था कि एक तो आज़ाद होने के पश्चात भी उनके भीतर जो नैराश्य का भाव था उसे भी खत्म होने में काफ़ी समय लगा था। तो अब धीरे धीरे जो पुराना सिंहासन है, पुराना शासन था, उसकी जो नीति आदि थी वो अब खत्म हो रही हैं। तो इसीलिए शब्द प्रयोग हुआ है कि आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं। यानी कि अब हमारा देश जो है फिर से अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा, जो उसका सिमटापन था वो अब फिर से विस्तृत होगा, बढ़ेगा। तो ये सब कब संभव है, जब देश के नागरिक साथ में आकर देश को संभालें और देश को आगे ले जाने का कार्य करें। आगे लिखते हैं माथुर जी, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। यानी कि बीच बीच में तूफान भी उठेंगे। तूफान से यहाँ पर तात्पर्य है फिर से लोग, फिर से मुस्लिम आताताई या फिर से आसपास के मुल्क के लोग हम पर हमला बोलने का अवश्य प्रयास करेंगे, क्योंकि अब अभी हमारी सीमाएं खुली हुई हैं, अभी कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। तो हर कमज़ोर व्यक्ति पर बाकी लोग आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, उसे कहीं ना कहीं से खोखला करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और उस पर अपना अधिकार कायम करना चाहते हैं। तो हमें दीप्तिमान रहना है, यानी हमें निरंतर दिन रात अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सदैव वहां पर बने रहना है।
आगे लिखा है, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यहाँ पर यही तात्पर्य है। अब छायाओं से एक तो ये तात्पर्य निकल रहा है कि फिर से अन्य मुल्क के लोग हम पर आक्रमण कर सकते हैं, और दूसरा अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि हमारी मशाल तो ऊंची हो गई है, यानी हमने आज़ादी पा ली है, तो अब धीरे धीरे हम अपना नाम भी, जो पुराना हमारा वजूद था, वो हम फिर से कहीं ना कहीं खोए हुए वजूद को पा लेंगे। लेकिन अभी वो डगर कठिन है, वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, वो उतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। भले ही हम आजाद हो गए, भले ही हमने फिरंगियों को यहाँ से भगा दिया है, लेकिन उनकी छायाओं का डर है। कैसे छायाओं का डर है? एक तो ये है कि फिर से हो सकता है वो आकर हम पे अपना शासन कायम करने की कोशिश करें। दूसरा, हमारे देश में ही फिर से हो सकता है, जो कि अभी हो भी चुका है, कि हमारे देश के अंदर ही फिर से वो वाली व्यवस्था बन जाए कि जो पूंजीपति वर्ग है वही देश को चला रहा है, जो कि अभी बन चुकी है। इसीलिए ये कविता प्रासंगिक हो जाती है। तो प्रासंगिकता के दायरे में रखकर हर कविता को आप अवश्य देखा करिए, तो आप कविताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनमें निहित अर्थ को समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप ये जो पंक्ति है, छायाओं का डर है, इससे दो अर्थ आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ूं तो अगली पंक्तियां हैं, यानी अगला पैराग्राफ है या फिर अंतिम पैराग्राफ है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रहा नई जिंदगी, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वर लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। यानी कि शोषण से है मृत समाज। जाहिर सी बात है, हमने इतना शोषण झेला है कि अब हमारे भीतर नैराश्य का भाव इतना अधिक, मतलब उस स्तर तक फैल गया है कि अब हम युगों युगों तक बहुत हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तब हम उस नैराश्य के भाव से एक आशा के भाव की ओर प्रवृत्त हो पाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति सदियों की गुलामी झेल लेता है, अब आप ऐसे समझिए, जब किसी घोड़े को शुरू में खरीद कर लाया जाता है तो उसका मालिक उसको खूंटे से कस के रस्सी से बांधता है, किंतु कुछ समय के पश्चात उसको वहां से रस्सी से बांधना बंद कर दिया जाता है। तब जो घोड़ा है वो किसी भी तरह का कोई साहस या जद्दोजहद नहीं करता है भागने की, क्योंकि उसे लगता है मेरा जो गला है या फिर मैं जो हूँ रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो वही जो एक होता नहीं कि नकारात्मकता का भाव मनुष्य में सर्वत्र व्याप्त हो जाता, तो उस भाव से सकारात्मकता की ओर पहुंचने में, प्रवृत्त होने में समय लगेगा। तो शोषण से समाज हमारा मृत हो चुका था, तो अब उसमें एक नई आशा का भाव लाने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब हमें स्वयं ही एक दूसरे का साथ देना होगा। एकता का जो भाव है वो हमारे भीतर अगर बना रहेगा तो हम निश्चित तौर से जल्द ही सकारात्मक भाव की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। आगे लिखा है, कमजोर हमारा घर है। जाहिर सी बात है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यहाँ पर रही होगा, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो अभी हम जो आजाद थे, हमारा समाज शोषण के चलते मृत व्यक्ति की तरह हो गया था, लेकिन अब नई जिंदगी हमें मिल गई है आज़ादी के पश्चात। तो हमारे भीतर जो एक विश्वास है, उस विश्वास के चलते हम आने वाली चुनौतियों से भी सामना कर पाएंगे और हमारे भीतर सकारात्मक भाव का भी संचरण कर पाएंगे। तो इसलिए कवि कहते हैं कि लहर तुम प्रवाहमान रहना, यानी कि गंगा नदी तो वैसे भी हमारे देश की शान है, तो जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, यानी कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाए, हमें सदैव प्रवाहमान रहना है अपनी गंगा माँ की तरह। तो हम निश्चित तौर से बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे और फिर से हमारा देश उसी स्तर तक अपने उसी वजूद को फिर से पा लेगा जो कि पहले था। आगे कहते हैं अंतिम पंक्ति में, पहरुए सावधान रहना। तो हम लोगों से यानी देशवासियों से निरंतर सावधान रहने की गुहार लगा रहे हैं गिरजा कुमार माथुर जी। तो ये तो कविता थी, बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसकी भाषा सरल, सहज, सुबोध है। और भावगत विशेषता की बात करें तो मैंने वो तो आपको कविता की शुरुआत में ही बताई थी कि संपूर्ण कविता राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता के माध्यम से आशा का, एकता का भाव संचरित करने का प्रयास किया है कवि गिरजा कुमार माथुर जी ने। तो इस तरह से आप इस कविता को बहुत ही बेहतर ढंग से आई होप समझ गए होंगे। बाकी
अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जाकर कमेंट करिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे 1 टू 1 कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं या कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।